अस्सलाम वालेकुम। आज का फार्माकोलॉजी लेक्चर जो है वो एनसेड्स को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एंड दिस टाइम वी गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। प्लीज़ पॉज़ द वीडियो एंड रीड दिस। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि बाय द वे मैंने एनसेड्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई थी एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ एनएसिड्स वन बाय वन इन सेपरेट वीडियोस। जैसे कि दिस इज़ वन सच वीडियो। तो जनरली स्पीकिंग जो एनसेड्स हैं, आई एम जस्ट गोना समराइज अ फ्यू की कॉन्सेप्ट्स हियर। सो NSAID स्टैंड फॉर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये बेसिकली इनका जो यूनिफाइंग फैक्टर है इन ड्रग्स का, वो ये है कि इन सब के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाउएवर द टाइप ऑफ ड्रग्स इंक्लूडेड इन दिस आर वेरी डिफरेंट, दे वेरी केमिकली डिसिमिलर। ठीक है, इसलिए इट मेड सेंस फॉर मी टू मेक सेपरेट वीडियोज ऑन ईच group of chemical structure family, if that makes sense. So it is one of the most widely used class of medication. So every doctor should be very, very clear about NSAIDs. And just for your interest, aspirin is the prototype drug of NSAID family, and that is discussed in the salicylate group of NSAIDs. So again, giving you a background concept of NSAIDs in general, कि आपको पता है कि फ्रॉम योर पैथोलॉजी यू मस्ट हैव लर्नड कि एराकिडोनिक एसिड पाथवे क्या है। बेसिकली व्हेनेवर एराकिडोनिक एसिड इज it can go into two pathways. It can go into the cyclooxygenase and the lipoxygenase pathway. जो COX pathway होता है उसमें COX-1 और COX-2 एंजाइम्स हैं। COX-1 एंजाइम्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाउस कीपिंग रोल होता है उनका, होम्योस्टेसिस वाला रोल होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक रेगुलेटिंग रीनल ब्लड फ्लो या स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्शन या एंटीकोएगुलेंट स्टेट को मेंटेन करना। हाउएवर जो COX-2 एंजाइम के रिजल्टेंट जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं वो होते हैं इन टर्म्स व्हेन देयर इज द बॉडी इज अंडरगोइंग इंजरी एंड स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं पाथवेज, ये उनके वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। सो एनसेड्स का एक्शन बेसिकली यही होता है कि वो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम एंड हेंस उससे बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि इन्फ्लेमेशन को और पेन को, इन सब चीज़ों को मीडिएट करते हैं, वो उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनसेड इट इज़, वो COX-1 COX-2 दोनों को कर सकता है। इन दैट केस दैट इज़ नॉन सेलेक्टिव टाइप ऑफ NSAID, या it could show preferential inhibition of either of the COX enzymes, तो in that case we'll call it selective। ठीक है, इसी तरह रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो सकती है एंड सो ऑन। तो इस तरह ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो सकती है टू फर्दर डिफाइन योर NSAID ग्रुप। सो ये एक टेबल था विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग। इसमें यू कैन गेट एन आइडिया कि एनसेड्स को हम केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं और हम कॉक्स सेलेक्टिविटी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सो दिस डिफरेंट वेज टू कैटेगराइज them. So coming to the topic of this video, we are talking about propionic acid या propanoic acid भी इसको कहते हैं। ये वो क्लास ऑफ एनसिड्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो प्रोपियोनिक एसिड जो है ये एक नेचुरली अकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है और यूजुअली जो इस कैटेगरी के एनसिड्स होते हैं उनके नाम के एंड में प्रूफिन आता है। ठीक है, and others of course, but the proofin is a key word you need to remember for this class. सो इनकी कॉमन बातें क्या हैं? ये सारे के सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एनाल्जेसिक हैं, एंटीपायरेटिक हैं, लेकिन an additional thing you need to remember here is that they can alter platelet function and prolong the bleeding time. इनका जो मेन स्टे है, जो मेन इनकी यूज़ होता है इन द मेडिकल फील्ड, वो है क्रॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि इनके जीआई इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एस्पिरिन की निस्बत थोड़े से बेहतर हैं। ये रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं कॉक्स एंजाइम्स को और ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं। लाइक एस्पिरिन दे इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, लेकिन ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। ये ओरली दिए जाते हैं, वेल एब्जॉर्ब्ड होते हैं इस तरह, एंड दे आर बाउंड टू सीरम एल्ब्यूमिन 90 to 99%। इनका लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है, हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लूकुरोनिडेशन होती है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं एंड दे आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स में बात करें तो यू शुड नो अबाउट जीआई साइड इफ़ेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम डिस्पेप्सिया टू ब्लीडिंग। सीएनएस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हेडेक, टिनाइटिस एंड डिजीनेस एंड दे आर नॉट टू बी गिवन इन प्रेगनेंसी। So these are the class of this is the class of propionic acid derivative NSAIDs और ये इनके नाम है। ibuprofen is probably the most popular one in this group. So just notice कि मैंने green में highlight किए हैं, सबके end में profen आ रहा है, right? So we have ibuprofen, dexiprofen, phenoprofen, ketoprofen, dexketoprofen, carprofen, zaltoprofen, loxoprofen, पेल्यूबीप्रूफेन, फ्लोरबीप्रूफेन एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा साइड पे मैंने वो नाम दिए, इनके एंड में प्रूफेन नहीं है लेकिन ये भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो वी हैव ऑक्साप्रोसिन, फेनब्यूफेन, टाइप्रोफेनिक एसिड एंड नेप्रोक्सिन। Now, I made this table just for your interest. Please don't use this to self-medicate or prescribe medication. ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए ये टेबल क्रिएट किया है, just to pique your interest. So I'm specifically talking about these drugs and their availability in Pakistan. So it might not be applicable if you're out of Pakistan. So yeah, go through them if you're interested. Yeah, okay. A special note for carprofen. Carprofen human beings में use नहीं होता, ठीक है? It is an NSAID, but it's a veterinary NSAID. It is used to treat pain and inflammation in animals, especially dogs, or it's used for managing osteoarthritis and post-op pain and other inflammatory conditions in pets. Carprofen originally human use के लिए develop हुआ था, लेकिन it was withdrawn from the market because of concerns about their safety profile. So I thought that would be a cool MCQ point to know. फिर other MCQ points that you should be aware of is naproxen is a more potent anti-inflammatory drug and COX inhibitor. कार्प्रोफेन के बारे में जैसे मैंने आपको कहा ये वेटरनरी एनसेड है। फिर ये कि फ्लूरबीप्रोफेन के जो ड्रॉप्स हैं they help in maintaining intraoperative mydriasis. It maintains pupillary dilation by inhibiting the release of prostaglandins and other modulators of surgical meiosis. फिर आता है जी लॉक्सोप्रूफिन, ये एक प्रो ड्रग है एंड इट कन्वर्ट्स टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी। जेल्टोप्रूफिन जो है ये सिलेक्टिव इनहिबिशन है इसकी कॉक्स 2 की and it also inhibits bradykinin induced pain responses without blocking bradykinin receptors. ऑक्साप्रोसेन की लॉन्गर हाफ लाइफ है कंपेयर टू अदर्स विच मीन्स कि इसकी वंस डेली डोजिंग हो सकती है and it's convenient to use because of that. It has a slower onset of action, taking several hours to take effect. It provides prolonged relief, making it suitable for chronic conditions like arthritis. फिर डेक्सकीटोप्रूफिन जो है एक्टिव फॉर्म है कीटोप्रूफिन की, रैपिड रिलीफ देती है। डेक्सिबोप्रूफिन जो है दिस इज एक्टिव एनैंशियोमेर ऑफ ibuprofen. This is used for pain and inflammation. Ibuprofen is used to close a patent ductus arteriosus. It appears to have fewer side effects than IV endomethacin. ये खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। फिर ये कि platelet aggregation is short lasting with ibuprofen and long lasting with naproxen. Again, very clinically relevant. So again, for your interest, if you're practicing in Pakistan, ये वाले answers यहाँ पे available नहीं होते। If you like this video and you learned something, please like this video, comment down below if you have any questions or comments, share the video, subscribe to my channel, follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.